हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव। तो बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने प्रकाश के कणों की दोहरी प्रकृति बताई है। रुडोल्फ क्लासियस तथा विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट फिर है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः एम पी और ई हैं, तो समीकरण क्या होगा। तो देखिए, रैखिक संवेग पी बराबर पी बराबर होता है एम भी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv², या फिर तो ये हो जाएगा आपको 1/2 mv² m/m, यानी 1/2 m²v²/m, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको 1/2 mv²/m, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। 2/m हो जाएगा, ठीक। यानी ई बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 p²/m, ठीक है। या फिर p² बराबर 2me, p² बराबर 2me हो जाएगा, p² बराबर 2me, या फिर p² बराबर 2me है, तो p बराबर क्या होगा √2m यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, किसी पिंड का द्रव्यमान, रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः एम पी ई हो तो समीकरण p बराबर होगा √2me। नेक्स्ट, एक पत्थर को एक मीनार के शीर्ष से आराम से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है। पत्थर द्वारा मीनार के तल तक पहुंचने में लिया गया समय 4 सेकंड है। टावर की ऊंचाई क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है इतना है। तो देखिए यहाँ पे 113 का जो होगा u बराबर हो जाएगा 0, t बराबर जो है ये है t बराबर कितना होगा, तो 4 सेकेंड, ठीक है। t बराबर 4 सेकेंड, और a बराबर जो है a बराबर g बराबर कितना है 32 फीट/सेकेंड², ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सूत्र जो है s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है ut + ½ at², ठीक है। ut + ½ at², ठीक है। s बराबर ut + ½ at² का प्रयोग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा आपको s बराबर ये हो जाएगा 0 × 4 + 1/2 + 1/2 इंटू 32 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 256 फीट, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा 256, यानी क्वेश्चन आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो तीसरा ऑप्शन गामा किरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक विद्युत क्षेत्र के चुम्बकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब देखिए कि यह भी कहा जा सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों को दोलन करने की संरचना है, ठीक है। दोलन करने की संरचना है। ईएम तरंगों के उदाहरण जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें आदि हैं। तो कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरण। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी फोकस दूरी का 4 गुना, ठीक है। तो उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है ये होगा आपको 4 गुना हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 116 है कि वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। कैलिपर्स की न्यूनतम संख्या इतना है, तो वर्नियर स्केल में डिवीजनों की संख्या क्या है।
तो यहाँ पे देखिए एक MSR पर अनेक जो है प्रत्येक डिवीजन होगा 10/10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 10/100 यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मान लेते हैं कि एन वर्नियर स्केल पर उपस्थित होने वाले डिवीज़न की संख्या जो है n है, ठीक है। मान लिए n जो है वर्नियर स्केल पर उपस्थित होने वाले डिवीज़नों की संख्या है, तो ये हो जाएगा n गुने 0.005, ठीक है, बराबर 0.1। तो यहाँ से n निकल जाएगा, आपको n निकल जाएगा 0.1/0.005, ठीक है। यानी ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा 20 डिवीज़न, ठीक है, 20, यानी इसका दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जो है 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है, 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु में होगी। तो देखिए 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही वस्तु 100 मीटर तक गिरने के बाद उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा शेष रहेगी, ठीक है। वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती हैं उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है, 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु में होगी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट कहता है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य जो है 4 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है, ठीक है, 118 का। तो तीसरा ऑप्शन कितना होगा, तीसरा ऑप्शन। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य 4 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आवेश जो है यहाँ पे दे दिया गया है 4 कूलम्ब, ठीक है। विभवांतर दे दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट। आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य क्या होगा, C/V, ठीक है, यानी 4 गुने 12। तो 12 चौक कितना होगा 48 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 119 देखें। 119 है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए यहाँ पे m बराबर कितना है, m बराबर दे दिया गया है, m बराबर द्रव्यमान है 10, ठीक है। हाइट कितना दे दिया गया है 8, तो यहाँ पे और g कितना है, तो g है 9.8, ठीक है, 9.8। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, एनर्जी ऊर्जा बराबर होता है mgh, क्या होता है mgh। तो m होगा 10 गुने 8 इंटू 9.8, ये दशमलव उड़ाइएगा तो ये कट जाएगा, 8 8 64, ठीक है, और 9 8 72 6 78, यानी 784 जूल हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। देखिए 120 है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं। तो 120 का होगा दूसरा ऑप्शन जड़त्व। तो देखिए जड़त्व वह गुण है जो गति के पहले की अवस्था को बनाए रखने में प्रयास करती हैं, ठीक। तो यही कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट फिर है कि यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड क्या होगा, 121 का तीसरा, अचर चाल से घूर्णन करेगा, ठीक है। 121 का क्या होगा, तीसरा होगा, यानी अचर चाल से घूर्णन करता है, ठीक है। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड अचर चाल से घूर्णन करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की कुल पृष्ठ ऊर्जा में अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 है तो n गुने 4/3 पाई आर क्यू। देखिए n बिंदु मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं जिसमें n बूंद का कुल आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n गुने 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे
तो n बराबर जो है यहाँ पे कितना है, n बराबर 64, n बराबर यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपको 64 पाई इंटू r बाई 64 पाई इंटू ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे था n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर में 4/3 पाई बड़ा आर क्यू। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r बट्टा में बड़ा आर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है 64 और इंटू में 1/16, इसका मान जो होगा क्या होगा 1/16 होगा, तो यानी 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 4:1। ठीक है, 4:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो 64 यहाँ पे हो जाएगा 64 बूंदों की कुल ऊर्जा, 64 बूंदों की कुल ऊर्जा बट्टा में एक बूंद की कुल ऊर्जा, एक बूंद की कुल ऊर्जा, तो यानी होगा 64 गुने 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 64, ठीक है 64 आर बट्टा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 64 आर बट्टा आर का होल स्क्वायर यानी होगा 64 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो 123 का जो होगा 123 का हो जाएगा आपको फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए दरवाज़ा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, गुलेल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, दरवाज़ा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और गुलेल जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, चीनी का चिमटा जो है ये तृतीय श्रेणी का वंशी है और पंजा हथौड़ा गुलेल प्रथम श्रेणी। ठीक है, तो दरवाज़ा हो जाएगा आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और गुलेल प्रथम। नेक्स्ट फिर है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण को से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती, इस प्रक्रिया को कहते हैं 124 का 3 गैल्वेनीकरण। तो लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन क्या होता है, तो निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करें तो 125 देखिए, 125 है कि साधारणतया चिकित्सक दांतों का सीधा एक्स किरण चित्र नहीं लेते क्योंकि एक्स किरण आंतों से पार हो जाएगी, परंतु इनकी कोई उपयोगी परछाई नहीं होती है। तो क्योंकि एक्स किरण आंतों से क्या होगा, पार हो जाएगी। एक्स किरण की खोज जो है रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में की थी। एक्स किरण का उपयोग जो है ये रवा के अध्ययन में या टूटी हड्डी का पता लगाने में किया जाता है। सीटी स्कैन, मेटल डिटेक्टर, एग्नोट्रोग्राफी इत्यादि में करते हैं। नेक्स्ट 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है, तो तीसरा ऑप्शन नाभिकीय पदार्थ। नाभिकीय पदार्थ ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का सर्वोत्तम विकल्प है। यूरेनियम, थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख जो है तत्व हैं। केरल के तट की रेत थोरियम अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है। 127 देखिए, कहता किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका होगा फर्स्ट वाष्पीकरण। ठीक है, क्या कह लेते हैं, वाष्पीकरण। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का क्वथनांक पीपी दाब के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट वह गैस जो जलीय PbNO3 घोल के एक साथ एक काला अवक्षेप देती हैं और जलीय ZnCl2 घोल के साथ एक सफ़ेद अवक्षेप देती हैं, तो तीसरा ऑप्शन H2S। लेड आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके लेड सल्फाइड का ब्लैक जो है निक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट 129
लिथियम आमतौर पर उच्च ऊर्जा घनत्व बैटरी में एक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 129 का होगा दूसरा ऑप्शन। लिथियम में काफ़ी अधिक ऋणात्मक अवकरण विभव पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि लिथियम में अधिक जो है उच्च ऋणात्मक क्षमता होती है और यह मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए लिथियम इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार निर्मित सेल में धनात्मक ईएमएफ होता है, जिससे सेल प्रतिक्रिया सहज होती है, इसलिए सेल विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए 130 का जो होगा 130 का राइट आंसर होने वाला है दूसरा ऑप्शन, यानी धातु ऑक्साइड अम्ल ये बनाता है लवण और पानी। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और पानी उत्पाद स्वरूप बनाते हैं। नेक्स्ट, 131 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? 131 का 3। तो देखिए दिए गए तत्वों में फास्फोरस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसकी परमाणु क्रमांक 15 है। एक ऋणायन का आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है तथा धनायन का छोटा होता है। नेक्स्ट, 132 उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो 132 का होगा फर्स्ट NH4Cl। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। NaCl विद्युत संयोजी बंधन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। SO2, SO3 एवं H2O में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह किसका कथन है? 133 का होगा 3 रदरफोर्ड का। तो परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह कथन रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल है। इन्होंने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह किसका कथन है? रदरफोर्ड का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रीय द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? तीसरा ऑप्शन, यानी पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना। ठीक है, तो देखिए अभिकेंद्रीय बल जो है एक प्रक्रिया है जिसमें एक समाधान से कणों को उनके आकार, घनत्व और मध्यम चिपचिपाहट और रोटर गति के अनुसार अलग करने के लिए केंद्र पराश्रक बल का उपयोग शामिल होता है। अभिकेंद्रण के कारण अभिकेंद्रण बल के कुछ सामान्य उदाहरण भी हैं, जैसे सलाद स्पिनर की सहायता से नम सलाद पत्ता से पानी निकालना, कपड़े से पानी निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी का स्पिन सुखाना। ठीक है, नेक्स्ट, फिर रेफ्रिजरेटर से ए मुक्त होती हैं तथा एरोसोल का छिड़काव की क्षमता करता है। बी सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ABC क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन। क्या होगा? तो ए हो जाएगा CFC, बी हो जाएगा O3, सी हो जाएगा पराबैंगनी किरण। तो देखिए CFC ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं। जब वे धीरे धीरे समताप मंडल में बढ़ते हैं तो मजबूत पराबैंगनी विकिरण से टूट जाते हैं एवं क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं और फिर ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा CFC ऑक्सीजन और सी हो जाएगा पराबैंगनी किरण O3। ठीक है, ये हो जाएगा O3। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह 2 चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड।
ठीक है। अर्धसूत्री में परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रक में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो 137 का 3 लोहा। तो शरीर में अरक्तता लोहा की कमी से होता है। एनीमिया जो है अर्थात खून की कमी शरीर में लोहे की कमी के कारण होता है। इसे दूर करने के लिए हमें आयरन की गोली या हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 138 कहता है रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। तो 138 का होगा 3 लार ग्रंथियों की। तो रेशम कीट अपने चारों ओर अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं। वायु के संपर्क से सूख कर वही धागा रेशमी धागा बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कौन सी जो है कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यानी त्रिधारा। तो मनुष्य में त्रिधारा जो है ये कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा प्रेरक दोनों होती हैं। संवेदी एवं प्रेरक कपालीय तंत्रिका 5, 7, 9 तथा 10 हैं, जिसकी संवेदी कपालीय तंत्रिका 1, 2 तथा 8 एवं केवल प्रेरक कपालीय तंत्रिका 3, 4, 6 है। श्रवण ज्ञान 8वीं कपाल तंत्रिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट 140 है कि न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन श्वसन में। तो न्यूमेटोफोरस जो है मैंग्रोव पौधे अर्थात दलदली स्थान में उगने वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार की श्वसन करने वाली जड़ें हैं। उदाहरण एबिसिनिया, उसके बाद है राइजोफोरा और सोनीरेटिया आदि। नेक्स्ट फिर 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। तो 141 का होगा 2 ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। दूध पिलाने के दौरान स्तन ग्रंथियों में चिकनी पेशी संकुचन, मातृ व्यवहार और वाटर हिमोयोस्टेसिस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 142 है कि अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में से किस उपचरण में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे देखिए 142 का राइट आंसर होगा दूसरा यानी पैक्टिन। तो अर्धसूत्री फर्स्ट का जो प्रोफेज चरण बहुत विस्तृत है और इसमें निम्नलिखित विकल्प शामिल है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस चरण। ठीक। नेक्स्ट देखिए 143 है कि मानव आहार नाल का वह भाग जहाँ कोई एंजाइम स्राव नहीं होता है। तो 143 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी एसोफेगस। तो एसोफेगस किसी एंजाइम का जो है स्राव नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है कि समुद्री मछली को नल के पानी में रखने पर फट जाती हैं, इसके किसके कारण है। तो 144 का फर्स्ट एंडोएस्मोसिस। ठीक है, एंडोएस्मोसिस। तो देखिए समुद्री मछली का उपयोग खारे पानी के लिए किया जाता है जिसमें जो है उच्च विलेय जो है होते हैं और मीठे पानी में विलेय नहीं होते हैं। समुद्री मछली जब नल के पानी में रखी जाती हैं तो एंडोएस्मोसिस के कारण फट जाती हैं। नेक्स्ट देखिए ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तीसरा ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। ओजोन परत के संरक्षण के अनेक जो कन्वेंशन हुए हैं। 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और 1987 में ओजोन परत क्षरण करने वाले पदार्थ के उत्पादन नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। नेक्स्ट नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य अभिलक्षण नहीं माना जा सकता है। 146 का 3 जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव
नई संतान उत्पन्न करते हैं, किंतु सभी जीवित जीवों में प्रजनन करने की क्षमता जो है नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? 147 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहे तो यानी विटामिन सी। ठीक है, क्या होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, तो उबाल कर पकाने से तात्पर्य भोजन को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में उबाल कर पकाने से है। पानी में पकाने पर बड़ी मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। वास्तव में उबालने से खाना पकाने के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में विटामिन सी की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, खरपतवार के हाथ से उखाड़ना। ठीक है, जब खरपतवार पहले से ही खेत में अच्छी तरह से विकसित हो चुके हैं तो उसे निराई उपकरण का उपयोग करके या हाथ से खींचकर सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। रासायनिक चिकित्सा जो है उतनी सफल नहीं होती हैं जब वे परिपक्वता से पहले हो जाते हैं। ठीक है, तेज़ी से हटाने के लिए सिंचाई या बारिश के बाद तक प्रतीक्षा करें और मौजूदा खरपतवार को हटाते हुए पौधे की जड़ों को हटाना चाहिए। नेक्स्ट 149 देखिए, निम्नलिखित में से शर्करा किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? 149 का 2 गेहूँ। तो गेहूँ के अलावा जौ और राई जैसे खाद्य पदार्थों में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रोटीन को ग्लूटेन कहा जाता है। यह एक प्रकार का जो है लसलासा पदार्थ होता है जो शरीर में भोजन को एक साथ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट फिर है कि एक्स जो है एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स हो सकता है? तो तीसरा ऑप्शन परनाग। तो देखिए, समान या एक युग्मनज जो है या फिर मोनोजाइगेटिक जुड़वा तब होते हैं जब एक अंडा एक युग्मनज को बनाने के लिए निषेचित होता है जो बाद में 2 भिन्न भ्रूणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा परनाग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।